गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का, उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी के बारे में आप सबने कभी सुना नहीं है, पहली बार हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे उन सब में सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, collection of well defined object. The main definition of set theory is what? Collection of well defined object. इसमें well defined का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग well defined की मीनिंग पे बात कर लें। तो well defined का मीनिंग होता है, ठीक है, इस well defined का मीनिंग होता है which cannot vary person to person, which cannot vary person to person. तो पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या कि अभी हम लोग बाकी के एग्जांपल जो नीचे लिखा है उस पर बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन में बात कर रहा हूँ। तो पर्सन टू पर्सन का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपसे किसी इंसान ने पूछा, ठीक, आपसे किसी इंसान ने पूछ लिया कि व्हाट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है। तो मे बी ये वेरी कर सकता है, जैसे हम लिखते हैं कि पूछा गया कि बेस्ट थ्री प्लेयर, बेस्ट थ्री बैट्समैन इन क्रिकेट, तो हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग जो वो हो, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट थ्री बैट्समैन हो अकॉर्डिंग टू यू, वो कौन से हो जाए? वो हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो जाए, है ना, सचिन तेंदुलकर। हो सकता है सौरभ गांगुली हो सकता है कोई और एक प्लेयर, रोहित शर्मा ले लेता हूँ, रोहित शर्मा हो जाए आपके अकॉर्डिंग। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी अपनी ओपिनियन होगी, मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है मेरा बेस्ट बैट्समैन युवराज सिंह हो सकता है स्टीव स्मिथ हो सकता है मैथ्यू हेडन हो। बिकॉज इट इज चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। आप खुद देखो, आपके अकॉर्डिंग कुछ और बेस्ट प्लेयर की सेट्स आ रहा है और कुछ मेरे अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है, तो ये कभी भी सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। अच्छा, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि नंबर ऑल नेचुरल नंबर जस्ट अ मिनट, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब चाहे आप हो और चाहे मैं हूं, ठीक, आपके अकॉर्डिंग भी लेस देन 10 के सारे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? आप बोलोगे तो भी आप बोलोगे 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू 10, और सेम आंसर मेरा भी होगा। ठीक है, कि वहां पे कोई चेंजेस नहीं आ सकते, सेम आंसर मेरा भी होगा। सो बिकॉज हियर द डेफिनेशन इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि ऐसी डेफिनेशन जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, आगे इस लाइन को पढ़ते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली, दीज आर द ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, 1 2 3 इज अ सेट बट 1 1 3 इज नॉट। इसके ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए ये सेट है और ये सेट नहीं है। ये सेट तो है लेकिन एक सेट का प्रॉपर फॉर्म नहीं है। सेट के प्रॉपर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, सेट के प्रॉपर फॉर्म में कभी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो सेट तो है लेकिन वो सेट का प्रॉपर फॉर्म नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। इस तरह के सेट को जहां पे हमने किसी एलिमेंट को रिपीट कर दिया हो, इसे क्या बोलते हैं? द सेकंड टाइप ऑफ द कलेक्शन इज कॉल्ड मल्टी सेट, इसे हम लोग मल्टी सेट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे सेट की डेफिनेशन थी।
तो इस तरह से हम लोग सेट को समझ सकते हैं कि सीधी सी डेफिनेशन है इसकी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स कि जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से डिफाइन की गई हो, जो किसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, किसी की भी इंसान की। आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, सेट आर ऑफन स्पेसिफाइड विद कर्ली ब्रेसेस नोटेशन। सेट को हमेशा किस फॉर्म में लिखा है हम लोग सेट को हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट के नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे इस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ इवन इंटीजर कैन बी रिटन। इवन इंटीजर का कोई सेट हमें डिफाइन करना है, जिस ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ इवन इंटीजर्स हो, उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, विद इन कर्ली ब्रेसेस 2n। हमेशा आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि जो इतने भी इवन इंटीजर होते हैं दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है 2n, सच दैट, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सच दैट n इज एन इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर n 2n विल रिप्रेजेंट द इवन नंबर। तो हम लोग बोला कि n एक सेट है जो इवन नंबर्स का सेट है, उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और इट इज कंपल्सरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये हमेशा हमारे लिए कंपल्सरी होता है कि सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस डिनोट अ सेट। सेट को डिनोट करने के लिए ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस ही हमारा कंपल्सरी है। 2n, ये जो 2n है यहाँ पर, ये क्या है, ये इसका मेंबर है और इस मेंबर की डेफिनेशन है, और इस सिंबल को हम लोग सच दैट बोलते हैं। अभी ये तरीका सेट बिल्डर फॉर्म का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म और अलग अलग फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोटेशन और रोस्टर फॉर्म, वो भी आने वाले कुछ दिन में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लेटर्स दिए गए हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल एन, हम लोग कैपिटल एन से हमेशा नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एन से हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसी तरह सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स के सारे सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जेड के दो पार्ट भी हो सकते हैं, एक है जेड प्लस एंड सेकेंड है जेड माइनस। It is understandable easily that z plus will represent the set of all positive integer and z minus will represent the set of all negative integer. Similarly, a letter q, capital Q, is for set of all rational number. जैसा हम लोगों ने z के केस में किया कि z plus z minus लिया, वैसा ही हम लोग q के केस में कर सकते हैं, q plus और q minus। ठीक है, q plus will always represent the positive rational number and q minus will always represent the निगेटिव रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम लोग रियल नंबर्स के सेट की बात कर लेते हैं। जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या होंगे, हमेशा आर से डिनोट किए जाएंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विल बी डिनोटेड बाय आर। यहाँ भी आप आर प्लस आर माइनस को यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग हमेशा सी से डिनोट करेंगे। जब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा टाइप का नंबर किस नंबर का सबसेट होता है। तो अभी सबसेट की बारी नहीं आ रही है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सेट को सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रखेंगे, आर रियल नंबर के लिए रखेंगे। आर में आर प्लस आर माइनस भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर। क्यू प्लस क्यू माइनस फॉर पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर, इट मीन्स क्यू फॉर रैशनल नंबर। जेड फॉर इंटीजर्स, जेड प्लस एंड जेड माइनस will represent the respectively positive integers and negative integer. N is for natural numbers. There is no negative natural number, so there is no n plus and n minus. Okay, I hope it will be it is clear to you now. आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को कितनी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस ये है कि रोस्टर फॉर्म में देखिए, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। हमेशा एलिमेंट को लिस्ट करके लिख दिया जाता है, उसमें कुछ भी डेफिनेशन नहीं दी जाती एलिमेंट्स की। हम लोग सिंपली इसकी लिस्ट बना के लिख देते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें कॉमा लगा लगा करके लिख देते हैं। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना था सेट ऑफ ऑल वॉवेल, तो मैंने ए ई आई ओ यू ये पांचों वॉवेल को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा लगा कर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल, जो एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ओके,
दूसरी चीज है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत पॉपुलर फॉर्म है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर मान लो मैं कोई सेट है ए, ठीक है, उस सेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स इंफॉर्मेशन। क्या होगा, पी एक्स उसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा, जहां पे एक्स उसके एलिमेंट्स होंगे और इस एक्स का डिस्क्रिप्शन इस पी एक्स मतलब एक जो आपकी डेफिनेशन दी होगी वहां पर रिप्रेजेंटेड होगी, ठीक है। तो ये हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझेंगे। ऐसा एग्जांपल ले लिया है मैंने, मान लेता हूं मैं ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, ठीक। ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें प्रॉपर इस तरीके के एलिमेंट्स ना दे करके कॉमा कॉमा के फॉर्म में हम लोग की उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो इस डिस्क्रिप्शन में होता क्या क्या है ये हम लोग समझ लें। कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि अगर ए कोई सेट है तो फॉर ऑल, ये जो ब्रैकेट है इसको आप इस तरह पढ़ सकते हो, ए इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स। एक सेट है किसका, सारे एक्स का। ये वाला सिंबल किसका है, सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, जहां पे इसकी डेफिनेशन दी गई है और एक्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 2n, क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2n के फॉर्म में होते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इवन नंबर है और हम इस जहां पे n को क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह इसको पढ़ते हैं। इस तरह इसको पढ़ते हैं, ए इज अ सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, यहाँ पे एक्स उसके एलिमेंट्स हैं। एक्स क्या है, सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है एक्स, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्स किस तरह का फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है, जहां n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह लिखोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारा कोई सेट है, मान लेता हूं मेरे पास कोई सेट है, ए सेट है, सेट ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ओके। दिस इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5। आप सब देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, या इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number less than 5, less than 5, ठीक है। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। या फिर इसी चीज को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरे तरीके से लिख सकते थे कि x such that x is less than equal to 5, यहाँ पे 6 कर दो क्योंकि लेस देन मैंने 5 को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x belongs to n, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको जो पढ़ना है, ऐसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इस डेफिनेशन में दी गई हो तो इसको भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में दिखाता हूँ।
तो हम लोग सीखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल है कि एक सेट है ए, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है क्या, x such that x such that x belongs to z means integers, okay, belongs to z, x square is less than 20 such that x square is less than 20, x square is less than 20। ये हमें कोई सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन दी गई है कि A इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x क्या करता है, x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, और साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करानी है कि इसका स्क्वायर 20 से छोटा है। तो जब हम लोग इसको ले आएंगे रोस्टर फॉर्म में तो क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि -1 + 1 दोनों का स्क्वायर 20 से छोटा होता है, ठीक है। 0 का भी स्क्वायर 20 होता है और 0 भी इंटीजर है, तो हम लोग 0 ले सकते हैं, +-1 भी ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, +-3 भी ले सकते हैं, +-4 भी ले सकते हैं, +-5 भी ले सकते हैं। +-5 नहीं ले सकते क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दूं तो भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा 25 तक जाना है, तो +-4 तक हम लोग ले सकते हैं, देखिए। तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ सेट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म एंड फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे लगता है कि आपको आज इतना ही पढ़ना चाहिए और आगे से सेकेंड एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज सेट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रॉपर सेट है को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं है, कौन सा सेट है या कौन सा नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर पाना। और दूसरी चीज कैसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों चीजें आपको अभी के लिए सीखनी है। सो थैंक यू।